हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको जो है बायोलॉजी का जो है घटना चक्र सीरीज कराने वाला हूं। तो इसमें आपको सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन है, फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो क्या पूछा है यहाँ पर, फल को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली तरीके से अगर पकाना है फल को तो किस गैस का यूज करोगे, अमोनिया, नाइट्रेट, एथिलीन। तो भाई एथिलीन का जो यूज करा जाता है वो फल को कृत्रिम रूप से मतलब कि आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है एथिलीन का यूज करके। ओके फ्रेंड्स, एथिलीन याद रख लेना आप लोग। पानी मिट्टी से जर, यहां देखो गलत, जड़ों में जो भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। तो पानी मिट्टी से जड़ों में जो जाता है तो उस जो प्रोसेस को है उसे क्या कहते हैं, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण या परासरण। तो भाई देखो पानी जो है मिट्टी से के जड़ों से जो आपके भौतिक प्रक्रिया द्वारा जाता है उसे परासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो परासरण कहा जाता है उसे, प्रोसेस को। ओके फ्रेंड्स, परासरण याद रख लेना आप लोग। जल से बाहर निकल जाने पर मछली मर जाती है, क्यों। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके टीआरई 4 में। ऐसा क्वेश्चन तो आई होप कि पूछ ले आपके टीआरई 4 में। तो जल से बाहर निकालने पर मछली क्यों मर जाती है ये पूछा है। ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जल और मछली को तो जल में ही रहना है ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ये तो कोई लॉजिक होना नहीं है। शारीरिक ताप बढ़ जाता है, तो ये भी नहीं होना है। श्वास नहीं ले पाती है, तो बिल्कुल यही करेक्ट होने वाला है कि जल से जब बाहर निकालोगे तो मछली जो है सांस नहीं ले पाती है, तो इसीलिए मछली जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, तो श्वास नहीं ले पाती है, इसको याद रख लीजिएगा। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। तो जहां पर जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास, तो बिल्कुल यही आवास जो है, जीव अगर रहता है तो उस जगह को क्या कहा जाता है, तो आवास कहा जाता है फ्रेंड्स, आवास कहा जाता है। ये देखो पारी तंत्र है, ये वाला परतंत्र लिखा गया है तो पारी तंत्र, इसको याद रखिएगा आप लोग पारी तंत्र को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पारी तंत्र। और ये मैंने बता भी रखा है तो इंपॉर्टेंट है, पारी तंत्र भी याद जरूर रख लीजिएगा आप लोग। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो देखो मधुमक्खी जो है एक दूसरे को किस प्रकार पहचानता है ये यहाँ पर पूछ रखा है आपसे। तो मधुमक्खी कैसे, आप लोग तो जैसे जानते हो कि चिड़िया हो, पक्षी चिड़िया हो या फिर आपका कोई भी जानवर हो तो आवाज से, स्पर्श से ऐसे करके पहचान लेता है। लेकिन मधुमक्खी किस तरह से पहचानता है अपने आप, मतलब कि उसके जो कॉलोनी के मेंबर रहते हैं उसे वो किस तरह से पहचानता है। तो गंध से, दृष्टि से, नर्तन से, स्पर्श से। तो भाई उसे वो गंध से पहचान लेता है। क्या से, तो गंध से जो है मधुमक्खी अपनी कॉलोनी के सदस्यों को पहचान लेता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है। देखो देखो मायोग्लोबिन जो होता है भाई, इसमें जो है लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है। ये क्या है, तो लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन, लोहा और ऑक्सीजन युक्त क्या है भाई, तो ये प्रोटीन है। ओके, ये मायोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो सभी जितने भी स्तनधारी की मांसपेशी होता है उसमें पाया जाता है। जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी के मांसपेशियों में क्या पाया जाता है, स्तनधारी के मांसपेशी में जो है मायोग्लोबिन पाया जाता है मेरे भाई। स्तनधारी के मांसपेशी में मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तांबा, चांदी, सोना या फिर लोहा। तो भाई मायोग्लोबिन में आपका लोहा धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर हेमोग्लोबिन की बात करी जाए तो हेमोग्लोबिन जो है आपके आरबीसी में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन किसमें, तो हेमोग्लोबिन जो है आपके आरबीसी में पाया जाता है। इसको भी ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। रेड ब्लड सेल में क्या पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन। और अगर रेड ब्लड सेल की बात करी जाए तो इसका जो लाइफ स्पेन है कितने दिन का है, तो 120 डेज का जो है लाइफ स्पेन है आपका आरबीसी का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो मधुमेह अगर पूछ ले, आपका डायबिटीज पूछ ले, तो डायबिटीज जो है इंसुलिन, तो बिल्कुल करेक्ट यही होने वाला है। मधुमेह अगर बात करी जाए तो मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन अगर आपके शरीर में कम बन रहा है तो फिर आपको मधुमेह, जो डायबिटीज जिसे कहते हो, वो डिजीज आपको हो सकता है। ग्लाइसिन नहीं होना, हिस्टामिन नहीं होना, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इंसुलिन जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी डायबिटीज के लिए। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। तो एचआईवी, पहले तो एचआईवी का फुल फॉर्म ही जान लो क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो वायरस, वायरस। तो एचआईवी का ये फुल फॉर्म है। ओके फ्रेंड्स, और एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो कैंसर तो नहीं, क्षय रोग नहीं, एड्स तो बिल्कुल करेक्ट है। एचआईवी के द्वारा जो है आपका एड्स होता है।
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक एड्स का मैं फुल फॉर्म बता देता हूं। एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये एड्स का आपका फुल फॉर्म है। और एड्स जो होता है भाई ये किसके वजह से होता है, तो एड्स जो होता है वो वायरस के वजह से होता है, एचआईवी वायरस के वजह से जो है आपका एड्स हो जाता है। और एड्स का तो आप लोग रीजन जानते ही हो कि एड्स क्यों होता है। मान लो कि आप लोग अगर पहला रीजन तो यही जान लो कि जब आप लोग बाल कटाने के लिए जाते हो और अगर वहां पर कोई एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति है, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति है और उसका बाल काटा गया और उसका जो ब्लड है उस क्या कहते हैं ब्लेड में लग गया, ठीक है, और अगर उसी ब्लेड से किसी हेल्दी इंसान को का बाल बनाया गया और उसको भी कटा गया तो हेल्दी इंसान में जो है एचआईवी फैल सकता है, क्योंकि वहां पर ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया है। ठीक है, तो जब भी आप लोग बाल कटाने के लिए जाओ बार्बर के पास तो आप लोग उसे जरूर कहो कि आप लोग अपना जो है ब्लेड को चेंज करके मेरे बाल में लगाओ। ठीक है, तो ब्लेड को चेंज करके अपने में लगवाइएगा, क्योंकि अगर मान लो कोई एचआईवी पॉजिटिव है और उसका कटा हुआ से आपका अगर कट जाता है तो एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है आपको। इस बात से आप लोग ध्यान जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग जो है रिलेशनशिप में रहते हो और रिलेशनशिप में जब रहते हो भाई तो एक से ज्यादा के साथ अगर आप रिलेशन में रहते हो सेक्सुअल रिलेशन में तो फिर आपको एचआईवी हो सकता है। तो सेक्सुअल रिलेशन में अगर आप एक से ज्यादा के साथ रह रहे हो तो एचआईवी का खतरा आपके लिए बन सकता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में जरूर रख लेंगे। और खास बात ध्यान में तो ये रख लेना है कि जब भी बार्बर के पास जाओ तो उसे कहोगे ब्लेड चेंज करके लगाए आपके सर पे। ठीक है, नहीं तो फिर अगर किसी को एचआईवी पॉजिटिव है तो फिर खतरा बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख लेना। और जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय भी जो है एचआईवी होने का खतरा होता है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय क्या होता है, अगर अच्छे ढंग से जो है आपका ब्लड टेस्ट नहीं किया जाए और किसी एचआईवी पॉजिटिव का जो है ब्लड चढ़ा दिया जाए किसी स्वस्थ इंसान में तो उसे भी एचआईवी होने का खतरा बन जाता है। खतरा क्या यार, हो ही जाएगा उसे अगर हो जाता है तो। और ये किस विष से जो होता है तो किस ये सब से जो है एचआईवी होने का खतरा मतलब बहुत ही कम चांस है कि किस ये सब से जो है एचआईवी होने का खतरा हो, बहुत कम चांस, मतलब कि समझ लो बहुत कम चांस है ये सब से। ठीक है, नेक्स्ट, निमोनिया एक संक्रमण है तो तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ा का। तो निमोनिया जो है भाई वो संक्रमण किसका है, तो ये एक फेफड़ा का संक्रमण है। ठीक है, फेफड़ा का संक्रमण है। फेफड़ा का निमोनिया किसका संक्रमण है, तो फेफड़ा का संक्रमण है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक वंध्यता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक घर से बाहर रहते हैं, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, उनमें साधारण कम चर्बी होती है। तो देखो, स्त्री का तुलना में पुरुष जो है वो अधिक जो है वंध्यता से पीड़ित होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो केवल जो है पुरुष में जो केवल एक्स क्रोमोसोम होता है इसीलिए उसमें जो है कलर ब्लाइंडनेस होने का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि जो मेल होते हैं उनमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए जो है मेल में जो है ज्यादा कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। मेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है इसीलिए उसे जो है कलर ब्लाइंडनेस होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, ध्यान में रख लीजिएगा। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करते हैं, तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन, तांबा, पोटेशियम, लोहा। तो भाई नाइट्रोजन का उपयोग करा जाता है आपके गेहूं की खेती के लिए। गेहूं की खेती के लिए क्या, तो नाइट्रोजन का उपयोग करा जाता है। और गेहूं सबसे ज्यादा अगर पूछ ले कहां पर होता है तो आपके उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं जो है भाई वो सबसे ज्यादा होता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो क्लोरोफिल वो पिगमेंट है भाई जो आपके जो है पेड़ के पत्तियों में जो है पेड़ के पत्तियों में क्या करता है, तो ग्रीन कलर देता है। तो पत्ती का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण होता है। तो पत्ती का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण होता है। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा पाया जाता है, तो नहीं। मैग्नीशियम तो बिल्कुल करेक्ट है, यही मैग्नीशियम जो है आपके क्लोरोफिल धातु में पाया जाता है। क्लोरोफिल धातु में क्या पाया जाता है भाई, तो वो मैग्नीशियम पाया जाता है आपके क्लोरोफिल में। ओके,
पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो देखो, पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? फोटोसिंथेसिस, क्रेब्स साइकिल, कार्बोहाइड्रोलाइसिस, इनमें से कोई नहीं। तो भाई वो फोटोसिंथेसिस है, एक प्रोसेस जिसमें पौधे का खाना तैयार होता है, और ये बात आप लोगों को पता है और शायद पता भी होगा कि फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है पौधे जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये देखो कीट पक्षी लिखा गया है यार, कीट भक्षी हो जाना चाहिए यहाँ पर। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो पानी, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या कैल्शियम। तो कीट भक्षी पौधे किसकी कमी से उगते हैं आपके? किसमें? तो जो वो होता है जमीन में, किसके कमी से उगते हैं? तो कीट भक्षी पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं पौधे, कीट भक्षी पौधे। ओके फ्रेंड, और कीट भक्षी पौधे जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। क्या करते हैं? कीटों को, मेढक को खाते हैं, मेढक खाते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि कीट भक्षी पौधे जो है वो मेढक और कीट को क्यों खाता है? तो भाई वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है कीटों को और मेढक को खाता है, कीट भक्षी पौधा। कीट भक्षी पौधा का कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। डायोनिया लिख लीजिएगा, डायोनिया, डायोनिया, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये सब याद रख लीजिएगा आप लोग। कीट भक्षी पौधा से डायोनिया, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सभी क्या हो जाते हैं? तो कीट भक्षी पौधे हो जाते हैं। और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों और मेढक को खाते हैं। ठीक है, और ये किस मिट्टी में हो सकते हैं? तो नाइट्रोजन जहां पे कम होगा वहां पर जो है कीट भक्षी पौधा हो जाएगा। ओके, लेगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो एंथोसाइनिन, लेहिमोग्लोबिन या फाइकोसाइनिन। तो भाई यहाँ क्या पूछा है? लेगुमिनियस पौधे में, लेगुमिनियस पौधे की बात करी है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको क्या करेक्ट देना है? तो भाई वो जो लेहिमोग्लोबिन जो होता है, लेहिमोग्लोबिन आवश्यक है। कौन सा वर्णक आवश्यक है? आपसे पिगमेंट पूछा है, कौन सा पिगमेंट आवश्यक है? तो लेहिमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है वो आवश्यक होता है आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ओके, सबसे लंबा जीवित वृक्ष, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष यूकोलिप्टस, तो बिल्कुल यही करेक्ट है। यूकेलिप्टस जो होता है सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है आपका यूकेलिप्टस। सबसे अधिक प्रोटीन होता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा है भाई? चना तो नहीं, मटर में तो नहीं, सोयाबीन में। तो बता दो आप लोग कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें? तो भाई बिल्कुल आपके सोयाबीन में जो है सबसे अधिक प्रोटीन होता है। और यहां पर आप मान के चलो ना 40 से 42% जो होता है वो प्रोटीन होता है, 40 से 42% जो है आपका प्रोटीन होता है। ओके, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर पूछ ले आपसे तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, इस बात को ध्यान में जरूर रख लेना आप लोग। और प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स जो है भाई वो पल्स जो होते हैं, पल्सेस जो होते हैं, दाल जिसे कहते हो, दाल भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। ओके, संसार का सबसे बड़ा फूल है कमल, राफ्लेशिया, केक्टस, इनमें से कोई नहीं। तो संसार का सबसे बड़ा फूल जो है राफ्लेशिया होता है। राफ्लेशिया जो होता है संसार का सबसे बड़ा फूल होता है। और इसका पोलिनेशन जो करता है वो एलिफेंट के द्वारा किया जाता है, पोलिनेशन। आपसे पूछ लेगा कि राफ्लेशिया जो संसार का सबसे बड़ा फूल है उसका जो पोलिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो एलिफेंट के द्वारा, एलिफेंट हाथी के द्वारा जो है इसका पोलिनेशन करा जाता है। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाती है। नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो भाई नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करा जाता है और इसे जो है लाफिंग गैस भी कहा जाता है। लाफिंग गैस जो है आपका, ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड है आपका एक लाफिंग गैस, और इसे जो है एनेस्थेसिया के रूप में उपयोग करा जाता है। एनेस्थेसिया का मतलब समझ रहे हो आप लोग कि जब बेहोश करने के लिए, बेहोश करने के लिए जो है यूज करा जाता है। डॉक्टर लोग इसका क्या करते हैं? तो बेहोश करने के लिए यूज करते हैं। जब मान लो आपका ऑपरेशन किसी का होने वाला है तो बेहोश करने के लिए जो है एनेस्थेसिया का उपयोग करा जाता है बेहोश करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, डॉक्टर के द्वारा। और इसे ही लाफिंग गैस भी कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन एक मछली है, उभयचर है, मैमल से इनमें से कोई नहीं। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि ये डॉल्फिन जो है आपका एक क्या है? तो मैमल्स होती है एक डॉल्फिन। आपका जो है डॉल्फिन जो है मैमल होती है। और भारत का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का
जलीय जीव अगर आपसे पूछ लें जीव, तो ये गैंगेटिक डॉल्फिन ही होता है, डॉल्फिन। ये गंगा की डॉल्फिन जो होती है यही है आपका भारत का जलीय जीव। सबसे मीठी चीनी है, तो सबसे मीठी चीनी कौन सा है बताओ आप लोग? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो भाई फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी है, जो कि आपके फल में जो है आपका फ्रुक्टोज पाया जाता है। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। हनी जो शहद होता है, हनी मेरे भाई जो सबका फेवरेट होता है हनी, उसमें भी आपका फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो हनी में भी आपका क्या पाया जाता है? हनी। मेरा तो ये फेवरेट है हनी, ठीक है। तो हनी में भी फ्रुक्टोज पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रख लेना। और जितने भी फ्रूट्स होते हैं भाई, फ्रूट्स में भी आपका जो है जितने भी फ्रूट्स होते हैं सभी में फ्रुक्टोज ही पाया जाता है, फ्रूट्स में फ्रुक्टोज पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन जो है यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। और मैंने यहाँ पर आपको अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन कराए हैं। आज जो है मैं ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि आज थोड़ा टाइम का इशू है, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल डिस्कशन नहीं करा रहा हूँ। तो फिर मैं कल मिलता हूँ आप लोगों के साथ डिटेल डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।